दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तेमाल करता हूँ। आज आपके सामने पेश करूँगा एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के एडमिशन टेस्ट पेपर सेशन 2010 और 2011 का सॉल्यूशन। क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो ये है हमारी 27 दिसंबर। तब तक हम आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत क्वेश्चन पेपर यानी टेस्ट पेपर आपके सामने हाजिर करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं और किस टाइप के वीडियो आपको चाहिए। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। इसमें सेक्शन ए है साइंस। इसमें साइंस के 17 सवाल हैं और इसके बाद मैथ के भी 17 सवाल हैं। उसके बाद इंग्लिश के सवाल हैं, फिर आगे हम बताएंगे। तो सेक्शन ए की साइंस में पहला सवाल देखते हैं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज। ये 4 डिसीज दी गई हैं, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टाइफाइड और टेटनस। इनमें से कौन सी डिसीज बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? तो इसमें बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, पोलियो नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो हमारे कर्ड को बनाने में काम आता है? यह है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस और ये लैक्टोबैसिलस और नन ऑफ दिस। तो इसमें सही है वो लैक्टोबैसिलस है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर्ड किया था यानी ईजाद किया था, खोज की थी? तो ये है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, तो सी ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड फाइबर। इन जो फाइबर दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा है जो मैन द्वारा नहीं बनाया जाता? तो ये जूट है। बाकी के रेयॉन, नायलॉन और टेफ्लॉन ये सब मैन मेड है। तो जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज। तो रूम टेम्परेचर पर इनमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड में होता है यानी तरल रूप में होता है? सोडियम ठोस है, पोटेशियम ठोस है, मैग्नीशियम ठोस है। ये मरकरी है, वो हमारा क्या है, टेम्परेचर रूम पर लिक्विड होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। छठा प्रश्न है ऑन इग्निटिंग ए क्रैकर ए सडन रिएक्शन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड गैस इज कॉल्ड। तो ये हमारा एक्सप्लोजन कहलाता है, वो ए ऑप्शन हमारा सही है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्श गैस। मार्श गैस का केमिकल यानी रासायनिक नेम क्या है? तो ये मीथेन को ही हम मार्श गैस कहते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आठवां प्रश्न है स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। तो ये हमारे पर्टिकुलर एरिया में प्राप्त होते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका एग्जाम्पल है, तो 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डक्टलेस ग्लैंड। तो ये इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड ये सभी जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। द प्लैनेट विच लाइज बिटवीन सैटर्न एंड नेपच्यून। नेपच्यून और सैटर्न के बीच में जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है? तो इसमें देखते हैं मार्स, प्लूटो, वेनस। तो वीनस नहीं है, और ये है हमारा यूरेनस। ये प्लैनेट जो है सैटर्न और नेपच्यून के बीच में आता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है।
द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। अभी इससे पहले जो प्रश्न था उसमें मेटल को देखा था कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, यहाँ नॉन मेटल देख रहे हैं। तो इसमें नॉन मेटल जो है वो लिक्विड रूप में होगी रूम टेम्परेचर पे, तो ब्रोमीन होगी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न 14वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस को हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। लैरिंक्स इज कॉल्ड एज। तो लैरिंक्स को कहते हैं हम वॉइस बॉक्स को। तो इसमें 15वें सवाल का ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, ये नहीं, रियल एंड इरेक्ट गलत है, वर्चुअल इन्वर्टेड। डी ऑप्शन में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट ये होती है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। द बर्निंग ऑफ चारकोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस्ड। तो चारकोल को हम जब जलाते हैं तो इनमें से कौन कौन सी गैस बनती हैं? तो ये ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यही बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यही बनती है। तो डी ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों ही गैसें प्रोड्यूस होती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे सेक्शन ए यानी साइंस के 17 प्रश्न। इसके बाद हमारा शुरू होता है मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो ये है हमारा मैथमेटिक्स। इसमें 18 से शुरू होंगे प्रश्न। 18वां प्रश्न देखें तो ये है हमारा, द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट 42। यानी जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसकी जो हाइट है वो 42 है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इफ़ द कंटेनर इज कन्वर्टेड इनटू कोन, इस सिलेंडर को हम कोन में कन्वर्ट करें तो फिर उस जो कोन की हाइट है वो 14 सेंटीमीटर, तो फिर उस कोन की रेडियस कितनी होगी ये हमको बताना है। तो इसमें जो क्वांटिटी दी गई है उसको हम नोट कर लेते हैं। इसमें ये हमारी 42 है, वो सिलेंडर की ऊंचाई है 42 और रेडियस है 7। अब ये जो 14 सेंटीमीटर है वो कोन में कन्वर्ट करने के बाद जो हाइट है वो है हमारी 14। तो ये H2 मान लेते हैं, ये 14 है। तो उस कोन की रेडियस ज्ञात करना है, इसे हम R मान लेते हैं। अब सिलेंडर से हमें कोन में बदला है, जो हमारा सब्सटेंस है वो सेम है, यानी चीज़ एक ही है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो V1 मान लेते हैं सिलेंडर का, V2 मान लेते हैं कोन का। अब यहाँ पर सिलेंडर का और कोन के क्या है फॉर्मूला लगा देते हैं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने 1 माने तो R1 H1 मान लेते हैं। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे 2 मान लेते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, H है 42 बराबर 1/3। R2 हमें निकालना है, R स्क्वायर, H2 है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से R2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 14 इसके बटे में आ जाएगा, 3 गुणा में आ जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 42 बटे 14 गुणा 3, 14 या 42 ये हो गया। R स्क्वायर हो गया 7 गुणा 7 और 3 गुणा 3। हमें वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 2 के जोड़े बना लेंगे, 7 और 3। 7 का 3 से गुणा कर दें, 7 या 21, ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर कोन की त्रिज्या। तो देखते हैं ऑप्शन में हम ए ऑप्शन में हमारी 7 है तो ये सही नहीं है, बी में 14 है, सी में 21 और डी में है 42। तो सी में 21 है तो सी ही ऑप्शन हमारा सही होगा। अब 19वें प्रश्न देखें, x की वैल्यू निकालना है और x बराबर दिया है 1/1000।
तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ही ऐसे हैं कि इसी को अगर हम डेसिमल में दिखाना चाहें तब आंसर कितना होगा। तो डेसिमल में दिखाने के लिए नीचे 1000 हैं, तो यहाँ 3 ज़ीरो आ रहे हैं 1000 में, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी डेसिमल लगाएंगे। तो एक डिजिट तो ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमारी x की होगी। तो देखें ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में ए सही नहीं है, बी में सही नहीं है, सी है हमारा यही कि 0.001, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। अब चलते हैं 20वें सवाल की तरफ। इन द फिगर हमें दिया गया है O इज सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल ACB इज 100, देन OAB विल बी। ये हमारा फिगर दिया गया है, ये हमारा सेंटर है। ACB ये जो कोण है वो है 100 डिग्री का। तो OAB ये कोण हमें निकालना है। तो हम देखते हैं ये जो एंगल होगा वो इसका दुगना एंगल होगा, ये वाला। ये एंगल दुगना होगा यानी ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा। पूरा हमारा होता है 360 का, 360 में से 200 घटा दें तो ये बचेगा 160। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 160 का। ये और ये होते हैं हमारे 180 के। तो 160 ये निकल गया, तो ये और ये मिला के बचेगा हमारा 20 डिग्री का। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो 10 का ये होगा, 10 का ये होगा, यानी ये दोनों 10 के होंगे। तो कोण ACB ये 10 डिग्री का होगा। तो देखें 20वें सवाल में डी ऑप्शन में 10 डिग्री दी गई है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिहम्बस। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं 21वें सवाल में। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो रिहम्बस के हैं वो दोनों ही बाइसेक्ट करते हैं, यानी आधा आधा बांट देते हैं एक दूसरे को। तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। अहमद बोरोड 8000 फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 5%। ये 5% पे उधार लेता है पर एनम यानी एक साल में। कंपाउंडेड एनुअली यानी वार्षिक। व्हाट अमाउंट विल बी रिटर्न ही रिटर्न। 2 साल बाद वो कितना रिटर्न करेगा ये हमें निकालना है। तो 8000 उसने उधार लिए हैं, इस पर 5% लग रहा है यानी 5/100। एक साल में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 0 से 0 काट दें, 0 से ये 0 काट दें, 5 0 0 0, 5 8 40, 400 रुपये एक साल का। अब उसी को लौटाना है, वो कितना लौटाना है 8000 तो वो लौटाना है और 400 उसके ब्याज के। एक साल बाद लौटाता है तो उसे 8400 रुपये लौटाने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल बाद उसे कितने लौटाना है, तो 2 साल के बाद उसको 8400 पर फिर 5% देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 1 0 ये 1 0 ये 2 0 कट गए, 5 चौक 20 का 0, 5 8 40 और 2 42, 420 ये रुपये हो गए। तो अब 2 साल बाद जो लौटा लेगा वो 8400 और 420, तो 8820 रुपये वो 2 साल बाद वापस करेगा। उसने 8000 रुपये उसने उधार लिए थे। तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन में है 8820 रुपये, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 23वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, तो ए में नहीं है, बी में गलत है, सी में गलत है, डी में देखते हैं, डी ऑप्शन में है 0 0, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 58 ईयर्स। ए और बी की जो एजेस हैं उनका योग, उनका सम है वो 58 है। तो इसका भी 58 है और इसका नहीं है, तो ये सवाल आंसर सी जो है गलत होगा। और ए में क्या दिया गया है
10 48 ये भी सही हो सकता है, 18 40 ये भी सही हो सकता है। ये 3 सही हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक, यानी सी हमारा गलत है। तो देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद बी की एज होगी वो ए से 3 गुना होगी, यानी 3 टाइम्स। तो 5 साल बाद कौन सी 3 टाइम्स हो जाती है, इनमें से ये हम देख लेते हैं। 5 साल बाद ये 15 होगी और ये हो जाएगी 53, तो ये 3 टाइम नहीं हुई, तो ये भी गलत है। ये 5 साल बाद 23 हो जाएगी, ये 45 हो जाएगी, ये भी 3 टाइम्स नहीं होगी, ये भी गलत है। तो ए बी और डी भी गलत हो गए। सी ऑप्शन था वो पहले ही गलत हो चुका था, हमारा ए बचा है, इसको भी देख लेते हैं। 5 साल बाद ये हो जाएगी 17 और ये हो जाएगी 51। 17 या 51 होता है, यानी 17 3 जा 51। तो ये हमारी शर्त पूरी हो रही, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। 25वां प्रश्न है, बाय सेलिंग 33 नोटबुक्स, यानी वो 33 नोटबुक बेचता है। ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 नोटबुक। उसका जो गेन है, वो नफ़ा है, वो सेलिंग प्राइस 11 की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हिज गेन परसेंट कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देख लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना, कैसे कैसे क्या है। तो गेन परसेंट जो होगा वो क्या होगा, ये होता है हमारा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो अब ये हमें फॉर्मूला लगाना है। अगर एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस x है, तो 33 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 33x, ये होगा सेलिंग प्राइस। और इसमें 11 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर नफ़ा हुआ है, तो गेन कितना हो गया, 11x, ये गेन हो गया। अब हमें गेन हो रहा है, तो गेन होता है, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होगी, वो होगी सेलिंग प्राइस माइनस गेन। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 33x, माइनस गेन कितना है, 11x, ये बच गया हमारा 22x। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 22x। अब गेन परसेंट हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए गेन कितनी है, 11x, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 22x इंटू 100, एक्स से एस कट गया, 11 दूनी 22, 2 से 50 आ गई है। तो ये आ गया हमारी गेन, वो है 50%। तो ऑप्शन सी में है 50%, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगले प्रश्न में एक इक्वेशन दी गई है, टू द पावर एक्स माइनस टू द पावर एक्स माइनस 1 बराबर 4। तो फिर एक्स टू द पावर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालना है, फिर उस वैल्यू पर भी उसी वैल्यू की पावर लगा के हम आंसर निकालेंगे। तो देखें इसमें 2 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 बराबर 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स अपॉन 2। ये 1 जो माइनस की पावर थी एक्स माइनस 1, वो हम नीचे ले आए, तो ये 1 जो है प्लस की हो जाएगी। 2 टू द पावर एक्स कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 1/2 बराबर 4। 2 एकम 2 में से 1 घटा दें, तो 1/2 बराबर 4। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टू द पावर एक्स बराबर आ जाएगा 2 का 2 चाकू 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 पे घात 3, 2 पे घात एक्स, 2 पे पावर 3, तो एक्स बराबर 3 की वैल्यू आ गई है। यानी बेस अगर सेम है तो इसकी पावर भी सेम होगी, यानी बराबर होगी। तो x की वैल्यू 3 है और हमें निकालना है x पे पावर x, यानी 3 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, त्रिकन होती है 27। तो ये वैल्यू आ गई x टू पावर x की 27। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए टू द पावर एक्स बराबर बी, बी टू द पावर बराबर सी और सी टू द पावर जेड बराबर ए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे प्रश्न में दिए गए हैं।
ए टू पावर एक्स बराबर बी है, बी टू पावर बराबर सी है, सी टू पावर जेड बराबर ए है। तो हम लास्ट वाला ले लेते हैं या पहले वाला ले लें, जो भी ले सकते हैं। चलो पहले वाला ही ले लेते हैं। ए पे पावर एक्स बराबर है बी और ए बराबर है, इसको हम कोष्ठक पे एक्स ले लें बराबर बी, तो कोष्ठक में ए होगा और ए बराबर है सी पे घात जेड। अब ये आ जाएगा सी पे घात जेड एक्स बराबर बी। अब सी पे भी घात हम ले लेते हैं जेड एक्स बराबर बी और सी बराबर है, ये सी जो है वो है बी पे घात वाई। तो ये हो गया बी पे पावर एक्स वाई जेड बराबर बी। इधर बेस सेम आ गया है तो पावर भी सेम होंगी, पावर एक्स वाई जेड है और इधर है 1। तो ये कंपेरिजन कर लें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1। ये 1 वैल्यू आ गई है एक्स वाई जेड की, तो ये है 1 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा 28वां है। ए स्पेशल बैलून ग्रोज ट्विस्ट ऑफ इट्स रेडियस व्हेन इन्फ्लेक्टेड, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इट्स वैल्यू इंक्रीज्ड। इसकी वैल्यू कितनी टाइम से बढ़ जाएगी ये हमें निकालना है। अब ये वैल्यून है और वैल्यून होगा वो स्फेरिकल होगा और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब आर जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है तो 4/3 पाई यानी आर बन गया 2r के बराबर, यानी 2 गुना हो गया। तो फिर 2 पे घात 3 होगी तो ये हो जाएगा पाई/3, 4/3 पाई, 2 पे घात 3 8 हो गया, ये आर के बराबर होगी तो ये 3। तो ये हमारा हो गया 4/3 पाई आर क्यू इंटू 8। तो ये हमारी जो वॉल्यूम है वो पहले वाला है और इंटू 8 तो 8 टाइम्स इसका बढ़ गया है पहले से। पहले ये है, अब हो गया 8 इंटू पहले वाला, तो 8 टाइम्स बढ़ा है। तो ये जो ऑप्शन में है वो सी ऑप्शन में है, तो 8 टाइम्स तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। 29वें प्रश्न में भी क्या है, ये फिगर दिया गया है। इन एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सर्किल है, ये ओ है, इसका सेंटर है। इसमें इफ ओ बी सी 25 डिग्री, ओ बी सी ये 25 डिग्री है, देन बी ए सी इज इक्वल, तो बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए सी ये कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस बराबर है तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 25 ये दोनों 50 हो गए हैं। ये तीनों जो होंगे 1 2 3 ये 180 के होंगे, तो ये जो बच गया वो 130, ये वाला कोण बचा है वो 130 है और इस कोण का आधा ये होगा। तो ये जो डिग्री एंगल आएगा वो आएगा 130/2 यानी 2 × 12 2 × 10 यानी 65 डिग्री ये कोण आ जाएगा बी ए सी ये वाला कोण। तो ये ऑप्शंस हैं, ए में 25, बी में 30, सी में 65 है और डी में है 150, तो 65 डिग्री सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 30वां प्रश्न देखिए, इन व्हाट टाइम यानी कितने समय बाद 800 रुपये का अमाउंट है वो हो जाएगा 882 रुपये एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 882 रुपये हो जाएगा 800 रुपये से।
तो वो कितने समय के बाद होगा ये हमें निकालना है। तो देख लेते हैं, जो अमाउंट है वो है 800 रुपये। 5% के हिसाब से अगर वो 1 साल बाद देता तो कितने देता, 800 गुणा 5/100, 2 जीरो कट गए हैं, 5 × 40। तो वो जो रुपये देता वो देता 840 रुपये। 1 साल में 840 रुपये उसे वापस करने पड़ते। अब दूसरी साल के बाद दे रहा है उसको, तो कितने देगा, तो देगा 840 का भी 5% लग जाएगा उससे। तो 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएंगे, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, यानी 42 रुपये। और 2 साल बाद देता है तो 840 ये 42 ये, 840 और 42 ये हो गया 882 रुपये। तो ये 882 रुपये वापस करेगा कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो देखते हैं उसमें प्रश्न में भी हमारे दिया है 800 से 882 रुपये देना है, तो 2 साल बाद दे रहा है, तो 2 साल हमारा बी ऑप्शन में है, 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स ही सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न 31वां है, द कॉस्ट ऑफ ए मशीनरी डिप्रिसिएटेड एवरी ईयर एट यूनिफॉर्म रेट पुट 10%, यानी किसी मशीनरी का जो रेट है वो घट रहा है 10% पर ईयर के हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ एन ओल्ड मशीनरी एट प्रेजेंट इज 72,900, यानी इस वक्त जो उसका रेट है वो इतना है 72,900। 3 ईयर्स एगो इट कॉस्ट वाज, तो 3 साल पहले उसकी कॉस्ट क्या होगी, ताकि घटते घटते 3 साल में इतनी रह गई है और ये 10% घट रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ए बराबर पी 1 + r/100⁻n। अगर किसी मशीन का रेट बढ़ रहा है तब n वर्षों बाद उसका जो रेट होगा वो इस हिसाब से निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। अब अगर इसका रेट जो है वो घट रहा है तो a बराबर p 1 - r/100 हो जाएगा। अब ये है प्रेजेंट रेट, ये पहले वाला। तो प्रेजेंट रेट है हमारा 72,900। पहले वाला रेट हमें पी यानी निकालना है। 1 - r जो है वो परसेंट 10% है, तो 10/100, n है 3 साल बाद, 3 साल पहले निकालना है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा। तो ये आ जाएगा 72,900 p × 9/10⁻3। 3 घात है 9 पे और 10 पे, तो ये 10 है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 बटे में आएगा, तो p बराबर आ जाएगा 72,900 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 बटे 9 बटे में आ जाएंगे, 9 × 9 × 9। 3 घाते हैं तो 3 बार लिखा जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 × 72, 9 × 9, 9 × 81 और 9 से 9 कट गए, ये सब कट गए हैं, यहाँ 0 बचे हैं, यानी 100 बच गया है। 2 0 ये मल्टीप्लाई में है और 3 0 ये है, तो 1 2 3 4 5 0 होगा, ये बराबर ये p है वो 3 साल पहले की मशीनरी का जो कॉस्ट आ गई है। तो ये 1 लाख। तो इसमें ऑप्शन देखें, ए में 90,000 ये सही नहीं, 1,20,000 ये भी सही नहीं, 1,10,000 ये भी सही नहीं, ये है डी ऑप्शन में 1 लाख। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही है। ये प्रश्न है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 330 इफ 10% ऑफ वन इक्वल टू 12% ऑफ द अदर, देन द लार्जर नंबर इज। तो बड़ा नंबर कितना होगा, तो देख रहे हैं हम
दो नंबर का जो योग है, दोनों नंबर एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई ये है 330। पहला नंबर एक्स मान लिया, दूसरे नंबर वाई मान लिया, ये दूसरा समीकरण बन गया है। अब एक्स का 10% बराबर है वाई के 12% के। तो यहाँ से देखें तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5 10 2 6 12, ये हो जाएगा 5x बराबर 6y। तो ये 5 गुना इसके 6 गुने से बड़ा है, तो ये x जो होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से लगा दें तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो 5x बराबर 6, y की वैल्यू होगी 330 माइनस x। 5x बराबर 6 इंटू 330 माइनस 6x, 6x इधर ले जाके जोड़ देंगे तो 5x प्लस 6x, ये बराबर हो गया 6 × 18, 6 × 18 और 1 19, ये हो गया 11x। x बराबर आ जाएगा 1980/11। अब 11 से डिवाइड कर दें, 11 कम 11, 11 8 88 और ये 0 आ गया 180। x की वैल्यू आ गई, तो यही बड़ी संख्या होगी। तो इसमें देख लेते हैं 180 ए में है, तो ए ही हमारा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 70 मीटर इफ इट्स ब्रीथ इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ देन इट्स एरिया। एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है। पैरामीटर हम मान लेते हैं, अगर लंबाई x चौड़ाई y है तो इसका दुगना बराबर पैरामीटर के बराबर होता है। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 70/2 यानी 35, यानी x प्लस वाई बराबर आ गया 35। ये पहला समीकरण बन गया है। अब इसमें क्या दे रहे हैं कि इफ इट्स ब्रीथ इज 3/4, चौड़ाई जो है उसकी वो 3/4 है लंबाई से। तो क्या करते हैं हम, ये L है ये B है, तो लंबाई जो है वो क्या है, लंबाई का 3/4 ये बराबर है चौड़ाई के, यानी 3L बराबर 4B, यानी लंबाई का 3 गुना चौड़ाई के 4 गुना के बराबर है। और L और B इन दोनों का क्या है जोड़ 35 आ गया है। तो फिर यहाँ पर 3 इंटू एल बराबर कितनी आ जाएगी, इसे हम मान लेते हैं L प्लस B बराबर है 35, तो L बराबर हो जाएगी 35 माइनस B। तो L की जगह रख दें हम 35 माइनस B बराबर 4B। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, 3B ये बराबर 4B के है। 3B इधर ले जाके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4B प्लस 3B बराबर 7B। तो B बराबर आ जाएगा 105/7, 1 कम 7, 7 × 5 = 35। B अगर आ गई 15, तो L कितनी होगी, L और B दोनों को जोड़ा तो ये हो रही है 35, तो एक 15 है तो दूसरी 20 होगी। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया होता है L इंटू B, यानी 15 गुणा 20, 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर जो भी होगा स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारा जो एरिया आ गया है वो 300 मीटर स्क्वायर आ गया, वो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 34वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का और मैथ का लास्ट प्रश्न है, यानी 17 मैथ के और 17 साइंस के, ये पूरे 34 प्रश्न हो चुके हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर इज। तो लेटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है, रेडियस भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे, r है 3.5 और हाइट है वो है 7।
तो 7 से 7 ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेमी स्क्वायर। तो 154 सेमी स्क्वायर इसका फिर एरिया आ गया है और ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। तो ये हमने पेपर 2010 सेशन 2010 और 2011 का जो है हमने दिया था 9th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट पेपर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्शन साइंस और मैथ के 70 प्रश्न थे, इनका सॉल्यूशन दिया था। आगे हम इंग्लिश और हिंदी उर्दू के भी प्रश्न के सॉल्यूशन हम आपके सामने पेश करेंगे। तो अगले वीडियो का हमारे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट की, उनके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा।